मालिनी, हेमा और जया तीनों कॉलेज के समय से एक दूसरे की अच्छी दोस्त थी। तीनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि तीनों के घर वाले भी उन्हें अच्छे से जानते थे। लेकिन उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ तब आता है जब जया और हेमा दोनों एक ही लड़के को चाहने लगती हैं। इस वजह से उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है और दोनों महीनों तक एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखती हैं। और तंग आकर उनकी तीसरी सहेली मालिनी उनकी इस लड़ाई से परेशान होकर उनकी सुलह कराने की ठान लेती है। आइए देखते हैं कि आखिर कहां से शुरू हुई दो सहेलियों में लड़ाई की कहानी। मालिनी, जया और हेमा के कॉलेज का अब आखिरी साल शुरू हो गया था, लेकिन तभी उन तीनों की मुलाकात विपुल से होती है। तीनों एक दिन कॉलेज में बैठकर बातें कर रही थीं कि तभी विपुल उनके पास आता है। एक्सक्यूज मी, क्या आप तीनों इसी क्लास में पढ़ती हैं? जी हाँ, पर क्यों? वो दरअसल मैं अपनी छोटी बहन का एडमिशन इस कॉलेज में करवाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कुछ मदद चाहिए थी। क्या आप मेरी मदद करेंगी? जया को विपुल पहली नजर में ही बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है, इसलिए वो झट से विपुल को हाँ बोल देती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताइए ना आपको क्या मदद चाहिए, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। आपका धन्यवाद। वो दरअसल मैं जानना चाहता था कि इस कॉलेज में बीए का सब्जेक्ट है कि नहीं। जया कोई जवाब देती इससे पहले ही मालिनी कहती है, अच्छा जया और हेमा, तुम दोनों इनकी मदद कर दो, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं घर जा रही हूँ। मालिनी इतना कहकर घर चली जाती है, लेकिन जया और हेमा दोनों विपुल के सभी सवालों का जवाब देकर उसकी बहुत मदद करती हैं। आप दोनों ने आज मेरी बहुत मदद की। क्या मुझे आप लोगों का नंबर मिल सकता है? वो मेरा मार्केट में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, तो कभी आइएगा, मैं आपको ट्रीट दूंगा। ये ट्रीट मेरी मदद के लिए। क्या? नंबर? नहीं नहीं, हम नंबर कैसे दे सकते हैं, हम तो आपको जानते भी नहीं, और वैसे भी इतनी छोटी सी चीज के लिए ट्रीट की क्या जरूरत। अरे हेमा, ये तो क्या बोल रही है, अभी तो हमारी इतनी जान पहचान हो गई। आप इसको छोड़िए विपुल जी, आप मेरा नंबर ले लीजिए। विपुल जया का नंबर लेकर चला जाता है और उसके जाते ही हेमा जया से कहती है, जया ये क्या किया तूने, ऐसे किसी अनजान को अपना नंबर दे दिया। तुझे कितनी बार समझाया है ना कि ऐसे ऊटपटांग काम मत किया कर। अरे हेमा, क्या तू भी, मुझे तो वो अच्छे घर का लगा, और वैसे भी हमने उसे इतना समय दिया और उसकी इतनी सारी उलझनें सुलझाई, तो एक ट्रीट तो बनती है ना। अब हम तीनों उसके रेस्टोरेंट में जरूर चलेंगे। अच्छा ठीक है, देखते हैं, अभी घर चल वरना हमें देर हो जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जया की विपुल से फोन पर थोड़ी बहुत बात भी होने लगी थी, लेकिन विपुल जया से ज्यादा बात करता ही नहीं था। पर एक दिन विपुल जया से कहता है कि वो हेमा को लेकर उसके रेस्टोरेंट आए। इस बात पर जया बहुत खुश हो जाती है। वो अगले दिन ही हेमा के घर जाती है और उससे कहती है, हेमा, आज हमें विपुल के रेस्टोरेंट में जाना है, उसने हमें खुद बुलाया है। अरे जया, पर इस वक्त तो मालिनी भी शहर के बाहर गई हुई है, उसके बिना तो मजा ही नहीं आएगा। अब क्या कर सकते हैं हेमा, पर मैंने विपुल को बोल दिया है, हमें आज जाना ही पड़ेगा, वरना ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना। क्या जया, तू भी अभी तो उसे ठीक से जानती तक नहीं है और उससे वादे निभा रही है। खैर, तू मानेगी तो है नहीं, ठीक है चल। अरे नहीं नहीं, मेरी शक्ल तो वहां जाने जैसी एकदम नहीं लग रही है, मुझे जरा फेशियल कराना पड़ेगा। तू एक काम कर हेमा, तू वहां पहुंच, मैं जरा ब्यूटी पार्लर से होकर आती हूँ। क्या? पार्लर? पर क्यों, वहां कोई शादी है क्या जो तुझे तैयार होकर जाना है? लेकिन जया हेमा को बिना जवाब दिए जल्दी से पार्लर जाने के लिए निकल जाती है। हेमा को जया का बर्ताव बहुत अजीब लगता है और वो खुद से कहती है, ओफो, ये जया भी ना, पता नहीं इसके दिमाग में क्या खुराफात चलती रहती है, मगर अब उसने बोला है तो जाना ही पड़ेगा ना। हेमा जल्दी से तैयार होकर उस रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। विपुल रेस्टोरेंट के बाहर ही उसका और जया का इंतजार कर रहा था। अरे हेमा जी, आप आ गई, मुझे कब से आपका इंतजार था। क्या? वो मेरा मतलब है कि आपका और आपकी दोस्त जया का। वैसे वो कहाँ है? वो दरअसल उसे आने में जरा वक्त लग जाएगा। जी कोई बात नहीं, तब तक आइए ना, आप और मैं अंदर चलते हैं। विपुल हेमा को अपने रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है और उसके लिए उसकी फेवरेट चाट मंगाता है। अरे, आपको कैसे पता विपुल जी कि ये मेरी फेवरेट चाट है? वो दरअसल मैंने जया से पूछा था। ओह अच्छा, ये जया भी ना, दरअसल वो बोलती बहुत है, इसलिए सब कुछ बता देती है। ऐसे ही विपुल और हेमा एक दूसरे से खूब बातें करते हैं और दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। असल में विपुल हेमा को ही शुरू से चाहने लगा था, इसलिए वो जया के बहाने हेमा को अपने रेस्टोरेंट में बुलाना चाहता था और हेमा के नजदीक आने के लिए ही विपुल ने जया से दोस्ती की थी। हेमा और विपुल आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर जया आ जाती है। अरे जया, तू इतना तैयार होकर क्यों आई है? क्या बात कर रही है हेमा, मैं तो हमेशा ही ऐसी रहती हूँ। खैर विपुल जी, कैसे हैं आप? मैं तो आज एकदम खुश हूँ। आप बताइए, क्या ऑर्डर करूँ आपके लिए?
इसी तरह से विपुल, जया और हेमा तीनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। तीनों अक्सर साथ में घूमने जाते थे, लेकिन जया विपुल को पसंद करती थी। इस बात से हेमा अनजान थी और धीमे धीमे विपुल और हेमा दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। एक दिन विपुल, हेमा, जया और मालिनी तीनों के साथ एक गार्डन में बैठा बातें कर रहा था। तभी विपुल अचानक से एक सोने की अंगूठी निकाल लेता है और हेमा से कहता है, हेमा, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था, मैं तब से ही तुम्हें चाहने लगा था। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये देखकर जया और मालिनी दोनों हैरान हो जाते हैं। हाँ हाँ विपुल, बिल्कुल, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। हेमा इस बात से बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वहां से उठकर चली जाती है, लेकिन हेमा और विपुल जया पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि वो अपनी शादी की बात को लेकर बहुत खुश थे। लेकिन मालिनी को हर चीज अच्छे से समझ आ रही थी। उस दिन के बाद से जया हेमा से बात करना बिल्कुल बंद कर देती है। ना तो वो उसकी कॉल उठा रही थी और ना उसका मैसेज देख रही थी। एक दिन हेमा अपनी शादी का कार्ड लेकर जया के घर जाती है। जया, तुझे आखिर हुआ क्या? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया कि तूने मुझसे एकदम बात करनी बंद कर दी है? अगर तू मुझे बताएगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे तुम्हें कुछ भी नहीं बताना है हेमा, तुम बस यहाँ से चली जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। ओफो जया, बस भी करो। देखो मेरे हाथ में क्या है, मेरी शादी का कार्ड। याद है मैं, तुम और मालिनी कितनी बातें किया करते थे कि जब हमारी शादी होगी तो हम सब कितने मजे करेंगे। लेकिन जया को वो शादी का कार्ड देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस शादी के कार्ड को फाड़ देती है। मना किया था ना मैंने तुमसे कि दोबारा यहाँ मत आना। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और मैं तुम्हारी शादी में भी नहीं आऊंगी। चली जाओ यहाँ से। ये सब देखकर हेमा को भी रोना आ जाता है और वो चुपचाप वहां से चली जाती है। धीरे धीरे वक्त बीत जाता है और विपुल और हेमा की शादी हो जाती है। जया उनकी शादी में भी नहीं जाती, लेकिन मालिनी उन दोनों की वजह से बहुत परेशान थी। उन तीनों की दोस्ती बहुत पुरानी थी और अब जया और हेमा को देख देख कर मालिनी काफी परेशान हो रही थी। पता नहीं ऐसा कब तक चलेगा, क्या अब ये दोनों कभी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे? नहीं, हेमा के पास तो विपुल था, लेकिन जया तो एकदम अकेली हो गई। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, इन दोनों को एक साथ अपने बर्थडे की पार्टी में बुला लेती हूँ, वहीं समझाऊंगी इन दोनों को। मालिनी ये सोचकर दोनों को ही अपने घर पर अपने बर्थडे के दिन बुला लेती है। उसने दोनों को बुलाया है, इस बात से अनजान हेमा और जया मालिनी के घर पहुंच जाती हैं। मालिनी, ये क्या है? तूने इसको यहाँ क्यों बुलाया? तूने तो कहा था कि तू सिर्फ मुझे बुला रही है। मालिनी, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे इससे कोई बहस या लड़ाई नहीं करनी है, ये केवल मेरा दिल दुखाती है। रुक जाओ तुम दोनों, आज मेरा जन्मदिन है, मुझे उम्मीद है तुम दोनों मेरा ये खास दिन इस तरह से बर्बाद नहीं करोगे। ये सुनकर जया और हेमा दोनों शांत हो जाती हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों के बीच जो भी गलतफहमी है उसे सुलझा लो और वापस से दोस्ती कर लो। इतने बड़े होकर ऐसे बच्चों की तरह रूठे रहना अच्छी बात नहीं है। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी मालिनी? हर बात तो साफ थी, पहले भी और अब भी। कोई भी गलतफहमी नहीं है, इसलिए मुझे कुछ सुलझाना भी नहीं है। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये नहीं करना तो मैं ही करती हूँ। हेमा, जब विपुल हमसे पहली बार कॉलेज में मिला था उसी दिन से जया को वो पसंद आ गया था। उसने ये बात किसी को बताई नहीं, पर मैं समझ गई थी। मगर जया, हेमा इस बात से अनजान थी, उसे ये सब नहीं पता था। और विपुल और जया एक दूसरे को चाहने लगे। जब विपुल ने जया को शादी के लिए सबके सामने पूछा, जया को ये बात तब पता चली और उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा। उसे लगने लगा कि हेमा ने सब कुछ जानते हुए उसे धोखा दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था और इस वजह से तुम दोनों ने एक दूसरे से बात करनी बंद कर दी। इतने महीने बीत गए, ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि तुम दोनों ने कभी भी एक दूसरे से बात करके कुछ सही नहीं करना चाहा और बस जो तुम लोगों को दिखा वही मान लिया। क्या? ये सब क्या है? हेमा, तुझे नहीं पता था कि मैं विपुल को चाहती हूँ? नहीं जया, बिल्कुल भी नहीं, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं तभी विपुल से बात करती। और वैसे भी मैं और विपुल दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे, जबकि तुम्हारा प्यार तो सिर्फ एक तरफा था। लेकिन मुझसे बात करके सब कुछ साफ करने की बजाय तुमने तो मुझे भी खुद से दूर कर दिया। हेमा की बात सुनकर जया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दो हेमा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। इतना कहकर जया रोने लगती है और हेमा उसे गले लगा लेती है। कोई बात नहीं जया, इतने महीने दूर रहने और लड़ाई करने के बावजूद हमारी दोस्ती नहीं टूटी जया। देखो ना, अब सब सही हो गया। और हाँ, तुम मुझे भी माफ कर दो, मैंने कभी तुम्हें समझने और तुमसे बात करने की कोशिश नहीं की। शायद अगर मैंने ऐसा किया होता तो ये सब कभी होता ही नहीं। दोनों सहेलियां एक दूसरे को गले लगाकर खूब रोती हैं और इसी तरह उनकी दोस्ती वापस से हो जाती है।
नाजों में पली चंपा के सिर पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। चंपा के सिर पर उसकी बूढ़ी दादी की जिम्मेदारी आ जाती है। लेकिन चंपा अपनी सूझबूझ और मेहनत से अपना और अपनी दादी का गुजारा अच्छे से चलाने में कामयाब हो जाती है। चंपा ने ये सब कैसे किया, ये जानने के लिए देखते हैं कहानी दादी माँ की दर्जी बेटी। किसी शहर में चंपा अपने माता पिता और दादी के साथ रहा करती थी। चंपा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए उसे घर में सब बहुत प्यार करते थे। चंपा सबकी लाडली थी, लेकिन उसकी दादी उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी और चंपा का बहुत ख्याल रखती थी। चंपा, देख आज मैंने तेरे लिए क्या बनाया है। दादी चंपा के सामने खीर से भरी कटोरी रख देती है। चंपा को खीर बहुत पसंद थी। वो खीर देखते ही बहुत खुश हो गई और दादी के गले लग गई। ओह दादी, आप मेरा कितना ध्यान रखती हैं। मुझे क्या क्या पसंद है आपको सब पता है। थैंक यू दादी। चंपा 10वीं क्लास में पढ़ती थी। स्कूल से आने के बाद वो अपना सारा समय अपनी दादी के साथ गुजारती थी। चंपा के 10वीं के एग्जाम्स भी नजदीक आने वाले थे, इसलिए वो दादी के साथ ही बैठकर अपनी पढ़ाई भी किया करती थी। चंपा के पिताजी भुवन एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। चंपा की माँ करुणा बहुत अच्छा सिलाई करती थी। घर में सभी के कपड़े वो खुद ही सिलती थी। चंपा भी कभी कभी अपनी माँ को सिलाई करते देखा करती और उनके पास बैठकर सिलाई सीखती थी। एक दिन, करुणा, तुम्हें याद है ना, कल हमें बनारस वाली बुआ के घर जाना है। उनकी बेटी की शादी है। हाँ मुझे याद है, लेकिन क्या हम चंपा और माँ जी को अपने साथ नहीं ले जाएंगे? नहीं करुणा, चंपा के एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, इसलिए वो घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई करेगी और चंपा के साथ माँ घर पर रहेगी। तुम चलने की तैयारी कर लो, हमें कल सुबह बस पकड़नी है। ठीक है, मैं सामान पैक कर लेती हूँ। माता पिता की बात सुनकर चंपा ये सोचकर बहुत खुश थी कि वो कुछ दिन अपना सारा समय दादी के साथ बिता पाएगी। दूसरे दिन चंपा के माता पिता शादी में जाने के लिए घर से निकल गए और बस में बैठ गए। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद चंपा की खुशी मातम में बदल गई, क्योंकि उसके माता पिता जिस बस में बैठे थे उस बस का एक्सीडेंट हो गया था और उस हादसे में चंपा के माता पिता की मौत हो गई थी। दुखी चंपा अपने आप से बोली, मुझे क्या पता था कि मेरे माता पिता के साथ ये मेरी आखिरी मुलाकात होगी। अब हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे और क्या खाएंगे? चंपा बहुत रो रही थी। चंपा को परेशान देखकर उसकी दादी उससे बोली, चंपा बेटी, तू इस तरह से परेशान मत हो। मुझसे तेरा रोना नहीं देखा जाता। शांत हो जा मेरी बच्ची, शांत हो जा। ऊपर वाले ने हमें दुख दिया है तो वही हमें इस दुख से बाहर भी निकालेगा। लेकिन दादी, पापा मम्मी के जाने के बाद अब हमारा क्या होगा? घर का खर्च कैसे चलेगा? मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चंपा की दादी ने उसे गले से लगा लिया और उसे बहुत समझाया। इसी तरह से कुछ दिन गुजर गए। माता पिता के गुजरने के बाद चंपा 10वीं की परीक्षा भी नहीं दे पाई और उसकी आगे की पढ़ाई भी छूट गई। घर में खाने पीने का जो सामान रखा था वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया। तब एक दिन चंपा ने दादी से कहा, दादी, इस तरह से तो हमारी भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तू क्या करेगी मेरी बच्ची? मैं दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने और बर्तन धोने का काम कर लूंगी दादी। नहीं मेरी बच्ची, मैं अपनी फूल सी बेटी को दूसरों के घरों में काम नहीं करने दूंगी। लेकिन दादी, मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। मम्मी पापा के जाने के बाद अब घर की जिम्मेदारी मेरी है। चंपा दूसरे दिन काम की तलाश में घर से बाहर निकल गई। वो घूम घूम कर लोगों से काम मांगने लगी। तभी वो एक दर्जी की दुकान पर पहुंची। वहां उसने देखा कि उस दर्जी ने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े सिलकर अपनी दुकान में रखे थे। उन कपड़ों को देखकर चंपा ने सोचा, क्यों ना मैं इस दर्जी के यहाँ काम कर लूं। मुझे थोड़ी बहुत सिलाई तो आती ही है और बाकी सिलाई का काम मैं यहाँ सीख लूंगी। ये सोचकर चंपा ने उस दर्जी से कहा, अंकल, क्या आपकी दुकान में मेरे लिए कोई काम है? तुम तो अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें क्या काम आता होगा? मुझे कपड़े सिलने का काम बहुत अच्छे से तो नहीं आता है, लेकिन थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि बहुत जल्दी कपड़े सिलने का काम भी सीख लूंगी। मेरी माँ हमारे कपड़े घर पर ही सिला करती थी, इसलिए मुझे भी थोड़ी बहुत सिलाई का काम आता है। दर्जी उसे काम पर रख लेता है। ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाना। चंपा खुशी खुशी घर आ जाती है और अपनी दादी को सारी बात बताती है। दादी,
मैं कल से दर्जी अंकल के यहाँ काम पर जाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है मेरी बच्ची, खूब मन लगाकर काम करना, तुझे वहां बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। चंपा की दादी ने उसका बहुत हौसला बढ़ाया। दूसरे दिन से चंपा उस दर्जी के यहाँ काम करने लगती है। वो दर्जी चंपा से छोटे मोटे काम करवाता था। कपड़ों में बटन लगाना या तुरपाई जैसे काम चंपा ही किया करती। चंपा अपने काम के साथ साथ दर्जी के काम भी सीखा करती। वो बड़े ध्यान से दर्जी को कपड़े सिलते हुए देखती। एक बार वो दर्जी अचानक बीमार हो गया और काम पर नहीं आया। चंपा जब काम पर पहुंची तो दुकान पर ग्राहक आने लगे। अरे, मैंने परसों एक शर्ट सिलने के लिए दी थी, क्या वो शर्ट सिलकर तैयार हो गई है? मुझे उसे आज ही पहनकर शादी में जाना है। नहीं, वो शर्ट तो अभी नहीं सिल पाई है। मेरे मालिक बहुत बीमार हैं, इसलिए आपकी शर्ट नहीं सिल पाए। ये सुनकर वो आदमी बहुत दुखी हो गया और बोला, अब मैं आज शादी में क्या पहनकर जाऊंगा? चंपा ने कुछ सोचकर उस आदमी से कहा, आपको वो शर्ट आज शाम से पहले मिल जाएगी। ठीक है। वो ग्राहक वहां से चला गया, लेकिन चंपा सोचने लगी कि उसने तो शर्ट पहले कभी नहीं सिली है, वो आज शर्ट कैसे सिल पाएगी। और उसने तो ग्राहक से भी वादा कर दिया है, लेकिन अब वादा किया है तो काम भी करना पड़ेगा, नहीं तो मालिक नाराज हो जाएंगे। ऐसा सोचकर चंपा डरते डरते शर्ट सिलने लगती है और कुछ घंटों की मेहनत के बाद वो शर्ट सिलकर तैयार कर लेती है। शाम होने से पहले जब वो ग्राहक दुकान पर आया, क्या मेरी शर्ट सिलकर तैयार हो गई है? हाँ, आपकी शर्ट सिलकर तैयार है, ये लीजिए। चंपा ने ग्राहक को उसकी शर्ट दे दी। ग्राहक ने जब अपनी शर्ट देखी तो बहुत खुश हो गया। वो खुशी खुशी अपनी शर्ट ले गया और चंपा को पैसे भी दे दिए। आज तो मैंने किसी तरह से शर्ट सिल ली, लेकिन मालिक की तबीयत बहुत खराब है, शायद वो कुछ दिनों तक दुकान पर नहीं आएंगे और बहुत से ग्राहकों के ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं। मैं सभी के कपड़े कैसे सिल पाऊंगी? चंपा, मैंने तो सोचा नहीं था कि तुम इतने अच्छे से सारा काम संभाल लोगी। अब तुम छोटे मोटे काम नहीं करोगी, बल्कि मेरे साथ मिलकर कपड़े सिलोगी। अब चंपा दर्जी के साथ मिलकर लोगों के कपड़े सिलने लगी। चंपा बहुत अच्छे कपड़े सिलने लगी थी। चंपा के काम से खुश होकर दर्जी ने भी उसकी सैलरी बढ़ा दी। धीरे धीरे चंपा ने पैसे जोड़ने शुरू किए। एक दिन, दादी, मैं सोच रही थी क्यों ना मैं अपनी दर्जी की दुकान खोल लूं। मैंने कुछ पैसे भी जमा कर लिए हैं। चंपा बेटी, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान करे तू खूब तरक्की करे। तू अपनी दुकान खोल ले और दिन रात मेहनत कर। इस काम में मैं भी तेरी मदद करूंगी। ओ दादी, आप कितनी अच्छी हो। कुछ दिनों के बाद दादी की मदद से चंपा ने अपनी एक दर्जी की दुकान खोल ली। चंपा ने कुछ डिजाइनर कपड़े सिलकर अपनी दुकान के बाहर लगा दिए, जिसे देखकर उसकी दुकान पर ग्राहक आने लगे और उसे कपड़े सिलने के ऑर्डर देने लगे। धीरे धीरे चंपा की दर्जी की दुकान अच्छी चलने लगी। उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ लगने लगी और अच्छी कमाई भी होने लगी। एक दिन, दादी, लोगों को मेरा काम बहुत पसंद आ रहा है और अब तो बड़े बड़े बाजारों में भी मेरे सिले हुए कपड़ों की मांग हो रही है। अगर आप कहो तो मैं अपना एक बुटीक खोल लूं। अरे नेकी और पूछ पूछ, मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ चंपा बेटी। दादी अपनी बातों से हमेशा चंपा का हौसला बढ़ाती, जिससे चंपा के अंदर कुछ बड़ा काम करने की हिम्मत भी आती थी। इस बार भी दादी की मदद से चंपा ने अपना एक बुटीक खोल लिया और बुटीक का नाम रखा दादी बुटीक। चंपा का मानना था कि उसकी दादी उसके लिए बहुत लकी है और उनका आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है, और ऐसा हुआ भी। उसके बुटीक पर पहले से भी ज्यादा ग्राहक आने लगे। दादी अब बुटीक का कैश काउंटर संभालती और चंपा कपड़ों की सिलाई का काम। चंपा ने अपनी मदद के लिए कुछ कारीगर भी रख लिए। अब चंपा शादी और त्योहारों पर पहने जाने वाले कपड़े सिलने लगी, जिसके बदले में उसे अच्छे पैसे मिलने लगे। एक दिन, दादी, आपके आशीर्वाद से मुझे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। शहर के बड़े रईस की बेटी की शादी है और मुझे दुल्हन का जोड़ा सिलने का काम मिला है। इसके लिए वे लोग मुझे पूरे 50,000 रुपए देंगे। उनके यहाँ शादी पर शहर के बड़े बड़े लोग आएंगे। जब वो मेरा काम देखेंगे तो मुझे और भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। अरे वाह चंपा बेटी, भगवान करे तू खूब तरक्की करे। चंपा ने शादी का जोड़ा भी सिल दिया, जिसकी पूरे शहर में खूब तारीफ हुई। अब चंपा को शहर के बड़े बड़े रईसों के कपड़े सिलने के कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे और चंपा जानी मानी ड्रेस डिजाइनर के नाम से मशहूर हो गई। चंपा और उसकी दादी अब बहुत अमीर हो गए थे और उनकी जिंदगी खुशी खुशी बीत रही थी।